बनारस वासियों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। और साथ ही पंजाब के खेतों जैसी दिल्लगी भी आपको सुनने को मिलेगी। बंगाल का जादू भी है और उनके किस्सों में बहुत सी कहानियां भी हैं। अब सिर्फ हम क्यों तारीफ उनकी यूं ही करते रहे, है ना? आपसे उनकी मुलाकात हम करवा देते हैं। आप भी तो अपने दिल की धड़कनें थोड़े से बढ़ाएंगे ना? यस और नो? यस और नो? कम ऑन। बहुत ही खूबसूरत अगला सत्र होने वाला है। एक तरफ है अपनी अनोखी किस्सा गोई के लिए पहचाने जाने वाले हिमांशु, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी आवाज और अदायगी से शब्दों के जादू में बदल देने वाली प्रज्ञा शर्मा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे खास मेहमानों के लिए, हिमांशु बाजपेयी, प्रज्ञा शर्मा। बहुत स्वागत है आपका मैम, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। तो ये दास्तान जो हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, ये बुनियादी तौर पर 1 घंटे से ऊपर की दास्तान है, जिसे हम 19 मिनट 48 सेकंड में सुनाएंगे। तो बस थोड़ी देर की बात है, साथ बने रहिएगा। दिल्ली में सुना रहे हैं तो वैसे ही सुनिएगा जैसे दास्तान सुनी जाती है। आपको बस कहानी का सिरा पकड़ के चलना है हमारे साथ। कोई चीज़ अच्छी लगे तो वाह करें, बहुत अच्छी लगे तो वाह वाह करें, और अच्छी लगे तो तालियां बजाएं, और ना अच्छी लगे तो बर्दाश्त करें। माइक का गेन थोड़ा बढ़ा दें। शुरू करें। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े, किस्मत हमारी गेस हुए जाना से कम नहीं, जितना सवारते गए उतने ही बल पड़े। कुछ लैग है। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा। तो हाज़रीन, ये दास्तान इश्क शौकत आज़मी और कैफी आज़मी के इश्क की, कि हम सब इसे सुने, इसे गुने और इसमें से अपने मतलब की चीज़ें ले उड़े। तो कैफी साहब ने अपने बारे में खुद ये बयान फरमाया है कि बचपन के ज़माने में उनके बाकी भाई तो लखनऊ जाकर स्कूल में पढ़ने लगे थे, मगर वो गांव में ही थे और लखनऊ जाने के पीछे दीवाने थे। हालांकि उनके चाचा जो गांव में रहते थे और सारी खेती बाड़ी संभालते थे, उनका ये कहना था, वो कैफी साहब के वालिद से बार बार कहते कि आपने सब बच्चों को पढ़ा लिखा कर तो अंग्रेज बहादुर बना दिया है, ये सब न गांव में रहेंगे ना खेती देखेंगे, कम से कम एक बच्चे को तो इस लायक रहने दीजिए कि वो गांव में रहकर सब संभाल सके। मगर दूसरी तरफ कैफी के वो जो उनके भाई जब लखनऊ से छुट्टियों में गांव आते और छुट्टियां खत्म करके लखनऊ जाने लगते, तो वो सब के सब जब लखनऊ जा रहे होते तो कैफी साहब लखनऊ जाने की जिद में रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेते। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कैफी साहब के लखनऊ जाने की राह एकदम से खुल गई और कैफी के इश्किया मिजाज का भी पता जमाने को लगा। क्या हुआ, ये आप कैफी ही की ज़बानी सुनिए कि हमारे गांव में फसल की कटाई का मौसम ये था कि किसान मुंह अंधेरे अपने अपने हंसिए लेकर आ जाते थे और दोपहर तक बड़े से बड़ा खेत साफ हो जाता था। इसका मेहनताना उन्हें यह मिलता था कि किसान जो फसल काटते थे उसकी छोटी छोटी पोलियां बनाकर एक कतार से खेत में लगा देते थे। तो 20 पोलियां उस जमींदार की होती थी और 21वीं पोली फसल को काटने वाले किसान की। तो हमारा सबसे बड़ा खेत जिसमें गले गले जौ आया था वो कट रहा था। मैं भी चचा के साथ
खेत में मौजूद था। इत्तेफाक से उस दिन चचा को किसी काम से तहसील जाना था, सो वो मुझे बिठा गए और अच्छी तरह समझा दिया कि देखो, इन सब पर नजर रखना, ये सब बड़े हरामखोर होते हैं और चालाक भी। ये 21वीं पोली हमेशा बहुत बड़ी बनाते हैं और एक एक पोली में 2-2, 3-3 पसेरी अनाज लेकर चंपत हो जाते हैं। किसी को ऐसा ना करने देना, खबरदार। मैंने भी उनसे कह दिया, मैं एक बाल किसी को ज्यादा नहीं ले जाने दूंगा। भरोसा पाकर चचा चले गए। मैं वहीं खेत में मौजूद रहा, फसल कटती रही, मैं देखता रहा। इत्तेफाक से उस दिन गांव की एक खूबसूरत और कमसिन लड़की भी फसल काटने आई थी। मैं ज्यादातर उसी के करीब खड़ा रहा। दोपहर तक उसके गोरे गोरे गालों से धूप रंग बनकर टपकने लगी। उसे कुछ अपने ऊपर यकीन था, कुछ मेरी कमजोरी भी वो जान चुकी थी। लिहाजा उस लड़की ने अपनी सारी पोलियां बहुत बड़ी बना रखी थी। जब मैं उन पोलियों की तरफ देखता तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगती। मैंने भी जैसी पोलियां उसने बनाई थी वैसी की वैसी उसे ले जाने दी। गांव की एक बूढ़ी औरत भी ये सब तमाशा बड़े गौर से देख रही थी। मौका पाकर उसने भी काफी अनाज चुरा रखा था, मगर इससे पहले कि वो अनाज लेकर बुढ़िया चौपट चंपत हो पाती, उसी वक्त चचा वहां आ धमके और उस बुढ़िया को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब जो चचा ने उस बूढ़ी औरत को डराया धमकाया, तो उसने उल्टा नमक मिर्च लगाकर मेरी शिकायत जड़ दी। तुम हमसे ही मुट्ठी भर अनाज रखा लिया और वहां तुम्हार बिटवा ने वो जोन पतुरिया की तरह सिंगार करके आई रही, बोझा का बोझा उठाए के उके मूड़े पर धर दी। बस चचा ने मेरा कान पकड़ा और मुझे घसीटते हुए अम्मा के पास ले गए कि आप इन्हें लखनऊ ही भेज दीजिए तो बेहतर है, ये गांव में रहेंगे तो सब कुछ लुटा देंगे। इसके कुछ ही दिनों बाद अम्मा ने इस खौफ में कि कहीं मैं गांव में रहकर किसी पतुरिया पर सब कुछ लुटा ना दूं, मुझे लखनऊ भेज दिया। तो दोस्त, मैं दामन बचाता किस तरह? मुझसे शाने जलवा फरमाई न पूछ, मुझसे शाने जलवा फरमाई न पूछ, किस तरह वो सामने आई न पूछ, उसका हुस्न और रानाई न पूछ, वो हिजाब आलूद आंगड़ाई न पूछ, दिल न कदमों पर लुटाता किस तरह। दोस्त, मैं दामन बचाता किस तरह? तो कैफी आ गए लखनऊ। लखनऊ में पढ़ाई करने लगे सुल्तानुल मदारिस में, जो कि एक शिया मदरसा था। यहीं कैफी आजमी पहली बार तरक्की पसंद प्रगतिशील माहौल में आए और यहीं उनके विचारों में पुख्तगी आनी शुरू हुई। उर्दू की मशहूर अफसाना निगार आयशा सिद्दीकी ने लिखा है कि कैफी के वालिदैन ने उनका दाखिला एक मदरसे में ये सोचकर करवाया था कि कैफी मदरसे में पढ़कर फातिहा पढ़ना सीख जाएंगे, मगर कैफी मदरसे से मजहब पर फातिहा पढ़ते हुए निकल आए। तो कैफी जब लखनऊ में थे उसी जमाने में उन्होंने मुशायरों में जाना शुरू कर दिया था और 1947 में एक मुशायरे के लिए ही वो हैदराबाद गए थे, जहां उनकी मुलाकात पहली बार शौकत से हुई, जो बाद में उनकी शौकत बन गई। तो कैफी से अपनी पहली मुलाकात का हिस्सा शौकत खुद यूं बयान करती हैं कि हैदराबाद में तरक्की पसंद अदीबों की कॉन्फ्रेंस थी, मैं भाईजान के साथ इसमें पहुंची थी। पहले दिन मुशायरा था तो सबसे ज्यादा भीड़ कैफी, मजरूह और अली सरदार जाफरी को सुनने के लिए उमड़ी थी। कैफी जब पढ़ने के लिए आए तो ताजमहल नज्म पढ़ी और इस अंदाज में पढ़ी कि सुनने वाले उन्हें सुनते रह गए। मुशायरा खत्म हुआ
तो लड़कियों के हुजूम ने इन तीनों को घेर लिया। कैफी के चारों ओर कॉलेज की लड़कियां मक्खियों की तरह से जमा हो गईं। मैंने एक नजर कैफी पर डाली और फिर उनकी तरफ से घूमकर जाफरी साहब का ऑटोग्राफ लेने चली गई। कैफी ने इतनी भीड़ में भी मुझे पहले अली सरदार जाफरी के पास ऑटोग्राफ लेने जाते हुए देख लिया था। अब जब मैं कैफी की तरफ लौटी तो कैफी ने मेरी ऑटोग्राफ बुक पर निहायत घटिया, मुहम्मल, खराब शेर लिख दिया। वही अब रिजाला फलक नुमा, वही खाके बुलबुले सुर्ख रू, जरा राज बन के मेहन में आओ, दिले घंटा तुन तो बिजली कन के घुन, तो फबन छपट के लगन में आओ। कुछ समझ में आया? शौकत को भी नहीं आया था। जबकि कैफी ने मेरी सहेली जकिया की डायरी पर निहायत खूबसूरत शेर लिखा। जकिया तो खुश हो गई और मैं जल भुनकर कोयला हो गई। इसके बाद जब कैफी बाहर निकलकर चलने लगे, चूंकि मेरी खालाजान के घर पर ही रुके थे, तो मैं भी उनके साथ साथ चलने लगी और मौका पाकर मैंने सबसे पहला सवाल यही पूछा कि आपने इतना खराब शेर मेरी ऑटोग्राफ बुक पर क्यों लिखा? कैफी ने तपाक से कहा, आपने पहले जाफरी साहब को ऑटोग्राफ क्यों लिया? मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी और मेरा गुस्सा काफूर हो गया। और उसके बाद खालाजान के घर आकर हम लोग सीढ़ियों पर बैठ गए और खूब इत्मीनान से बातें करने लगे। बड़ी आपा जान को शायद कुछ शक हो गया। वो आई और कहने लगी, चलो चलो, तुम लोग यहां क्यों बैठे हो? खाना खाओ चल के। और कैफी, तुम शौकत को मुबारकबाद दो, क्योंकि 3 महीने बाद इनकी शादी इनके मामूजाद भाई उस्मान से हो जाएगी। अरे मैंने देखा कैफी का चेहरा उतर गया। मैंने भी सुन रखा था कि कैफी की शादी भी बंबई में किसी मोहतरमा के साथ तय हो चुकी है। खाना खाकर हम लोग वापस आए, फिर से वैसे ही बातें करने लगे। कैफी ने मुझसे कहा कि 3 महीने बाद तो आपकी शादी हो जाएगी, फिर तो आपको हम याद भी नहीं रहेंगे। मैंने जवाब दिया, आप भी तो मुंबई जाके शादी कर लेंगे, आप भी तो शादी कर लेंगे। इस पर कैफी ने कहा, अब मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। इस पर मैं उन्हें बड़ी बूढ़ियों की तरह समझाने लगी, भाई ऐसा है, आदमी को शादी तो जरूरी करनी चाहिए। शादी के बाद ही इंसान को जिंदगी का असल मतलब समझ में आता है। शादी किए बगैर इंसान पूरा ही नहीं होता। और जाने क्या क्या। कैफी कुछ नहीं बोल रहे थे, मेरी आंखों में एक तक देखे जा रहे थे और मैं कैफी को इस तरह देखता हुआ देखकर नीचे देखने लगी और फिर उठकर चली गई। वो रात बड़ी भारी थी। उस रात बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। पाया अभी तुमको खो भी दिया, चुप भी हो रहे। पाया अभी तुमको खो भी दिया, चुप भी हो रहे। एक मुख्तसर सी रात में सदियां गुजर गई। अगले दिन का हाल शौकत कुछ यूं बयान करती हैं। तो सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर मैंने कैफी के कमरे में झांका। कैफी अभी नहाकर बाहर निकले थे, पैंट शर्ट पहने हुए, लंबे लंबे गीले बाल। मैं वालिहाना अंदाज से गई और उन्हें सेंट लगाकर भाग आई। उन दिनों इवनिंग इन पेरिस परफ्यूम का बड़ा फैशन था। उसके बाद मैंने देखा कि कैफी की मुस्कुराती हुई नजरें काफी देर तक मेरा पीछा करती रहीं। फिर ये सब लोग मीटिंग में चले गए। रात को अख्तर भाई ने शहर के सभी अदीबों और शायरों को घर पर दावत पर बुला रखा था। मैं और जकिया शाम से ही अपने बेहतरीन कपड़े पहनकर इधर उधर इतराते फिर रहे थे। शाम के 8 बज गए लेकिन कैफी नहीं आए। जकिया मेरे पास आई और कहने लगी, कैफी राबिया आपा की तरफ जाकर सो गए हैं। तो मैंने कहा, तो तुम उठा लाओ। वो बोली, हाँ मैं क्यों उठाऊं, तुम उठाओ। मैंने दिल ही दिल में सोचा, मैं भी क्यों उठाऊं। और फिर इतने में देखा कि कैफी सामने से चले आ रहे हैं। मेरी नजरें उनकी नजरों से टकराईं और बस उसी लम्हे से मेरी सारी दुनिया रंगों से भर गई। अगली शाम को फिर से मुशायरा था। उस जमाने में किसी भी मुशायरे में कैफी से बगैर औरत नज्म सुने उन्हें वापस नहीं जाने दिया जाता था। कैफी माइक पर आए, औरत नज्म की फरमाइश हुई। कैफी ने सिगरेट जलाया, बाल पीछे किए और अपनी घन गरज वाली आवाज में औरत नज्म पढ़ना शुरू किया।
कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं। तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत खमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रविश पर ही मचलना है तुझे। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कैफी नज्म सुना रहे थे और मैं उन्हें एक टक देख रही थी और यूं महसूस कर रही थी जैसे कैफी ने ये नज्म मेरे लिए ही लिखी है और मैं ही, सिर्फ मैं ही उनके साथ चलने की मुस्तहक हूं। किसी पुराने ख्याल के आदमी के साथ मेरा गुजर नहीं। तो तीसरे दिन सुल्ताना आपा, सरदार जाफरी और मजरू सुल्तानपुरी तो वापस बंबई चले गए, लेकिन कैफी ठहर गए। मेरी दोनों छोटी बहनों से उनकी दोस्ती हो गई थी और अब्बा जान भी कैफी को पसंद करने लग गए थे। मगर मेरी दोनों बड़ी बहनों और मेरे भाइयों को मेरा कैफी से बात करना भी नागवार गुजरता था। उन लोगों की ये कोशिश रहती कि जब भी मैं और कैफी आपस में बात कर रहे हो उन लोगों में से कोई ना कोई आकर बैठ जाए। खैर मैंने भी एक दिन मौका निकाल ही लिया। सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और सीधा कैफी के कमरे में पहुंच गई, जहां वो इस वक्त बिल्कुल अकेले बैठे थे। मैंने बातों बातों में कहा, आप बंबई जाकर उन्हीं से शादी कर लीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कैफी बोले, मैं आपकी हर बात सुन सकता हूँ, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं उस तेल की शीशी से शादी कर लूँ तो ये नहीं हो पाएगा। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, नाराज मत होइए, अपना हाथ दिखाइए। कैफी ने अपना सीधा हाथ आगे कर दिया। मैंने बड़े प्यार से उनका हाथ थामा और उनकी किस्मत की लकीरें देखती रही। एक लकीर पर हाथ रख के मैंने कहा, आपको पता है आपकी लव मैरिज होगी? कैफी बोले, सच? मैंने कहा, हाँ, ये जो शहादत की उंगली के नीचे एक स्टार सा बना है ना, यही इसकी अलामत है। फिर मैंने एक पेपर उठाया और उस पर लिखा, जिंदगी के सफ़र में अगर तुम मेरे हम सफ़र होते तो ये जिंदगी यूं गुजर जाती जैसे फूलों पर से नसीमे सहर का एक तेज झोंका। और ये लिखकर कैफी के आगे बढ़ा दिया। कैफी ने पढ़कर मेरी तरफ देखा और कहा, मेरी जिंदगी की किस्मत अब इन्हीं आंखों में है। फिर क्या, फिर सब लोग आ गए और मैं शर्मा कर वहां से उठ गई। अगले दिन हुआ ये कि कैफी वापस बंबई चले गए थे रो धोकर, और किसी ने मुझे इस बात की खबर तक नहीं दी थी। मुझे जैसे ही इस बात का पता चला मैं सीधा कैफी के कमरे में गई, जो अब बिल्कुल खाली था। मेरी हालत बिल्कुल पागलों की तरह हो गई थी। मैं पागलों की तरह उनके मेज़ के कागजात इधर उधर करने लगी कि अचानक मेरी नज़र एक राइटिंग पैड पर पड़ी। मेरे पास कैफी का कोई पता नहीं था, उनसे कैसे राब्ता कायम होगा। मैं ये सब सोच ही रही थी कि उस राइटिंग पैड पर मुझे बीच में एक इंतहाई खूबसूरत नज्म लिखाई दिखी दी और उसके नीचे बम्बई का पता था, सेंडर्स रोड, राजभवन, बम्बई। अरे उसे देखते ही जान में जान आ गई और मैं वहीं कुर्सी पर ढेर हो गई। अब जब जरा होश ठिकाने आए तो वो नज्म पढ़ना शुरू की। वो चांद जिसकी तमन्ना थी मेरी रातों को, तुम ही वो चांद हो इस चांद सी जबी की कसम। वो फूल जिसके लिए मैं चमन चमन में गया, तुम ही वो फूल हो रुखसारे अहमरी की कसम। उसके बाद मैंने वही राइटिंग पैड उठाया और कैफी को बेसाख्तगी से खत लिखा। कैफी, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत। दुनिया की कोई ताकत मुझे तुम तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। पहाड़, समंदर, फरिश्ते, खुदा और पता नहीं क्या क्या। और नीचे पता अपने चचाजाद भाई अकबर के स्कूल का लिख दिया। अकबर मेरे मरहूम चचा का लड़का था, मुझसे हमदर्दी थी और कैफी को पसंद करता था। उसी ने मुझे ये मशवरा दिया कि आप अपने ख़त मेरे स्कूल के पते पर मंगवा सकती हैं। फिर क्या था, फिर तो ख़तों का सिलसिला शुरू हो गया।
मेरी तरफ से भी हर रोज कैफी को 5-5, 6-6 खत जाने लगे। मगर एक दिन वही हुआ जो सबके साथ होता है, मेरे घर वालों को पता चल गया और बस चारों तरफ से मुझ पर पाबंदियां लगने लगी। जब 15-20 दिन तक ऐसे ही रहा, मेरा एक भी खत कैफी तक नहीं पहुंचा, तो कैफी बेचैन हो गए। उन्होंने अपने खून से खत लिखा। उस खत को पढ़कर तो मैं बेचैन सी हो गई, मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं सीधा अब्बा के पास गई और ऐलान कर दिया, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ कैफी से, बाकी किसी से हरगिज नहीं। और वो खून से लिखा हुआ खत भी अब्बा को दिखा दिया। अब्बा खत देखकर मुस्कुराए, कहने लगे, बेटा ये शायर लोग ज़रा रोमांटिक टाइप के होते हैं। ये आपसे कहेंगे कि आपकी याद में पत्थरों से सर फोड़ रहे हैं और खून से खत लिख रहे हैं, बल्कि असल में पता है क्या कर रहे होंगे? किसी दरख्त के नीचे बैठे होंगे और बकरी के खून से खत लिख रहे होंगे। बस। तो हाजरीन, इसके बाद बहुत कुछ हुआ और फिर आखिर में कैफी और शौकत की शादी हुई। मगर मसला ये है, ये 1 घंटे की दास्तान को हमें 20 मिनट सुनाना था और टाइम अप हो गया है। टेस्ट मैच की नियत बांध के उतरे और उसे कहा जाए कि आपको 5 ओवर हैं। शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।